बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज, जो सुनो न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। अदील, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया था कि 21 अरब रुपए की दस्तयाबी जो है वो स्टेट बैंक यकीनी बनाएगा। तो क्या देख रहे हैं, मंडे को पैसे जो हैं, रुपए जो हैं वो मिलने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और पहली हर्डल जो है पंजाब के इलेक्शंस की वो दूर होने जा रही है। जी बिल्कुल करामत भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो एक फ़ैसला आया है, जो डायरेक्शंस आई हैं, और उसके बाद साथ साथ जो ऑर्डर अदालत ने जारी किया, उस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है और पॉजिटिव है। एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है कि जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अगर अदालत उनको हुक्म देगी तो वो फ़ंड्स की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, जो कायम मकाम गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, वो पेश हुए हैं आज चैम्बर में चीफ जस्टिस के सामने। सबसे पहले उन्होंने अदालत के इस्तफसार पर बताया कि हमारे पास फ़ंड्स की दस्तयाबी मुमकिन हो सकती है अगर अदालत हमें हुक्म करे, और सोमवार तक अदालती हुक्मनामे में ये लिखा हुआ है कि जो कायम मकाम गवर्नर ने ये यकीन दहानी करवाई है कि सोमवार तक अगर अदालत की डायरेक्शन आती है तो हम लोग फ़ंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में जो चीफ जस्टिस हैं वो बात कर रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके जो ऑफिशियल हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन के, वो पेश हुए। उनके हवाले से उन्होंने कुछ तफसीलात बताई, और उनसे भी जब उन्होंने पूछा कि इस वक्त कितनी रकम मौजूद है, तो उन्होंने जो ज़खायर बताए हैं, इस वक्त मैं अगर नंबर भूल रहा हूँ लेकिन 1400 अरब से ज़ायद कि इस वक्त वो बताए थे उन्होंने कि इतनी रकम इस वक्त मौजूद है। और उस ज़मन में अब 21 अरब रुपए तो हैं, ये पीनट्स हैं। और उसके हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि क्या एक दो रोज़ के अंदर आप लोग इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर अदालत हमें हुक्म करे, वही बात जो पहले मंसूब की गई गवर्नर से, अब वही बात मंसूब की गई यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन के, उनसे, और कहा गया कि उन्होंने भी यही बात दोहराई कि अगर अदालत हुक्म करेगी तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है, इतने से फ़ंड्स जो हैं ये हम एक रोज़ के अंदर भी जारी कर सकते हैं। अब जो इन दोनों हजरात के या दोनों इदारों के जो जवाबात हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा तो बखूबी लगाया जा सकता है कि फ़ंड्स का मामला तो तकरीबन हल हो चुका। एक दूसरी बहस बहरहाल ज़रूर शुरू हो चुकी है कि पार्लियामेंट को सरपास करके कैसे सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से इन इदारों को डायरेक्शंस दे सकती है, और क्यों कर ये इदारे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो फ़ंड्स जारी करेंगे। मगर एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव ये भी हुई है कि जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो फंड्स है उसकी फराहमी यकीनी बनाएंगे, क्योंकि एक तौहीन अदालत की भी तलवार लटक रही है इन ब्यूरोक्रेट्स पर। और ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है, पूरी मशीनरी चलाते ये लोग हैं, और एंड ऑफ टैक्टिक्स भी बहुत होती है उनके पास। बिल्कुल, टैक्टिक्स भी बहुत होती हैं, और उनको प्रेशराइज भी किया जाता है जो सियासतदानों की जानिब से, उनको अपने जो मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। मगर यहाँ पर जो उन्होंने एक पैगाम दिया है वो मुस्बत पैगाम है। उनकी जो अपनी एक जिम्मेदारी है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है रियासत पाकिस्तान की तरफ, ना कि किसी सियासी जमात या उनके जो वज़रा की तरफ। और उन्होंने जो यहाँ पर अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, उससे कम से कम एक जो बहुत बड़ी हर्डल थी, जो एक बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के नहज पर पहुंच चुका है, हमारे लिए इतने फ़ंड्स निकालना मुश्किल है, नामुमकिन तक की बातें हो रही थी। और यही बातें उस दिन कमरा अदालत नंबर 1 में दौरान समाअत हुई। मगर आज जो कुछ हुआ, सबसे पहले जो पॉजिटिव एक चीज़ है, करामत भाई आप भी काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं इन चैम्बर, वो बड़े ही खुशगवार माहौल में हुई हैं। वहाँ पर जो अदालती हुक्मनामा है उसमें चीफ जस्टिस ने अपने जो सामने पेश होने वाले फरीकैन थे, जो आला ओहदेदारान थे, उनकी तारीफ भी की कि उन्होंने मुनासिब रिस्पांस, बिल्कुल मुनासिब जो मुआवनत की है उन्होंने। और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल से कुछ ज़रूर उन्होंने सख्त सवालात किए हैं। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि इजहार बरहमी भी किया है कि हुकूमत की जानिब से क्यों फ़ंड्स की जो फराहमी है उसको यकीनी नहीं बनाया जा रहा। मगर वो भी अदालत ने आज काफ़ी, आप कह सकते हैं, धीमे लहजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सवालात उठाए। और अटॉर्नी जनरल की भी एक मौके पर हमें ये बताया जा रहा है, ज़राए का दावा किया जा रहा है ज़राए की जानिब से, कि शायद अटॉर्नी जनरल की भी तारीफ हुई है कि वो भी इस तमाम तर क्राइसिस को हल करने में अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब एक और चीज़ उन्होंने कह दी है अपने इस हुक्मनामे के अंदर, कि अगर फ़ंड्स का मसला जो है वो कम से कम अब तकरीबन हल होता नज़र आ रहा है मंडे तक, और अगला जो स्टेप होगा वो होगा सिक्योरिटी का।
اور اس ضمن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھر چیف جسٹس صاحب سیکرٹری دفاع کو بلاتے ہیں یا پھر مسلح افواج کے کسی اعلیٰ عہدیدار کو اپنے چیمبر میں بلا کر ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ ویسے تو خود مختار ادارہ ہے پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے، بالکل اسٹیٹ بینک اگر فنڈز فراہم کر دیتا ہے الیکشن کمیشن کو، آگے الیکشن کمیشن کیا اس کو آپ کہیں گاڑی سائڈ پہ پار کر لیں تاکہ ہماری سحری کا وقت جو ہے وہ کہیں مس نہ ہو جائے، اوکے کہیں سائڈ پہ پار کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ آگے بات کرتے رہیں۔ جی آپ کریں پلیز۔ تو مجھے بتائیں کہ کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے اگر الیکشن کمیشن فنڈ ملنے کے باوجود جی اس عمل کو پھر کوئی رکھنا ڈالتا ہے، روکتا ہے، اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے پاس کون سے آپشنز ہوں گے قانونی؟ سر اس وقت تو سپریم کورٹ کے پاس سب سے بڑا جو آپشن ہے وہ ہے توہین عدالت کا جی، اور ایک بات تو یہ گزشتہ جو نوٹس ان تمام حضرات کو جاری ہوا تھا اس نوٹس کے اندر بھی جو توہین عدالت ہے اس کا ذکر ضرور کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کون ہیں اور وہ ذمہ داران کون ہیں اور اس کا تعین کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ توہین عدالت کا بھی تعین کیا جائے گا کہ کس پر لگائی جائے گی۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بچنا بھی اب کچھ مشکل نظر آ رہا ہے اور شاید جو ان کے سیاسی الائز ہیں وہ بھی شاید اس بات پہ اپنا آپ کی بات کر روک رہا ہوں، آج بھی تو کورٹ کر سکتی تھی توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کر سکتی تھی لیکن ہوئی نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ رساکشی شروع ہو جائے گی توہین عدالت والی ان چیزوں سے؟ سر وہ بنیادی طور پر مجھے تو لگتا ہے ایک پازیٹیو ایک اسپیکٹ اس چیز کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے صحیح، اور عدالت اگر چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی۔ ظاہری بات ہے ایک عدالت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے ایک حکم جاری کیا ہے اور اس حکم نامے اس حکم کی تعمیل اگر نہ ہو اور آپ کہہ سکتے ہیں بابانگ دوہل یہ کہا گیا کہ ہم اس حکم کو نہیں مان رہے، مسترد کرتے ہیں، اور اس پر اگر عدالت چاہتی تو آج کافی سخت آبزرویشن دے سکتی، لیکن یہاں پر اب انہوں نے ایک ٹھہراؤ کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے فاضل ججز نے۔ ان کو بھی پتہ ہے جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، جو ایک کیوس بن چکا ہے، پولرائزیشن ہو چکی ہے، اس تمام تر صورتحال کو اب انہوں نے ٹیکل کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو آخر اتنی کیا پڑی ہوئی ہے انتخابات کی۔ دیکھیں سپریم کورٹ بھی جو ججز ہیں، جو فاضل ججز ہیں، انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین پاکستان کا اور اس آئین کے اندر باقاعدہ طور پر لکھ رکھا ہے کہ 90 روز کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد انتخابات ہونا ہے۔ اب اگر جو سیاسی حکومتیں ہیں یا جماعتیں ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہی یا الیکشن کمیشن فار پاکستان جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو سپریم کورٹ کو تو نبھانا ہوگی۔ اب اگر سپریم کورٹ بھی ہاتھ کھڑے کر لے تو پھر پاکستان میں آئین کا تو وجود ہی ختم ہو گیا نا سر۔ صحیح۔ تو ایک خبر چلی کل ARY نیوز پہ کہ حکومت جو ہے وہ ان چیف جسٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہیں کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے اس کو کم کیا جائے اور صرف ایک ٹائم کے لیے۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے؟ کوئی ایسی اندر سے خبر آئی ہے سپریم کورٹ کے؟ سر میری اطلاعات کے مطابق تو اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں پریشرنگ ٹیکٹک کے طور پر اس کو یوز کیا جا رہا ہے یا شاید ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی ایک بونڈی قسم کی ایک کوشش ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک شخص جو 4 ماہ کے بعد جس نے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے اس کو آپ اگر 2 ماہ قبل ریٹائر کر دیں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے الیکشن کروا جائیں 2 ماہ؟ نہیں سر دیکھیں الیکشن کروانا جو ہے نا، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے۔ ایک غلط فہمی ہے ہماری حکومت کو یا PDM کو کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کہیں گے، وہ کریں گے جو یہ ان کو کہیں گے۔ جی، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ان کو کور بھی کر رہا ہوں ایک طویل عرصے سے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اس سے قبل جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہے میمو گیٹ کا؟ جی جی بالکل، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے لیے انہی کے ساتھ بینچ میں بیٹھتے تھے۔ بالکل، اور اس کے بعد PMLN کی گورنمنٹ آئی، ثانیہ کوئٹہ ہوا، آپ کو یاد ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی جس پر جو نثار انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے ان کے خلاف پریس کانفرنس تک جی، کر آپ دی۔ کو کہا کس نے تھا کمیٹی بنانے کا؟ بالکل، دیکھیں نا بہت سارے معاملات ہیں نا۔ اب ہر سیاسی جماعت اگر آپ سے ناخوش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کم از کم کسی کی لائن نہیں لے رہے۔ مگر ایک بات تو یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اگر انٹینشنلی نہیں ان انٹینشنلی صحیح کم از کم یوز تو ہوئے ہیں اس پورے سیناریو کے اندر، جو انہوں نے وہ ایک فیصلہ جاری کیا، ایک نہیں 2 فیصلے جاری کیے جس میں انہوں نے چیف جسٹس کو بھی روک دیا جو 184(3) کے مقدمات پر سماعت سے، اور ساتھ ساتھ رولز میں امینڈمنٹ کی بات کی۔ اب اس
फैसले को जवाज़ बनाकर इतना बड़ा बखेड़ा हुकूमत ने खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर काजी फाइज साहब को भी तो सोचना चाहिए था। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर काजी फाइज साहब भी आए तो उन्होंने भी आइन के ऊपर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाने के उसमें अभी तक जो चीज़ें उनकी तरफ से आई हैं, नोट्स आए हैं, वो फैसला आया, तो अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सर जो भी जज साहब हैं, एक बात आप क्योंकि जज नहीं बोलता, उनके आर्डर्स बोलते हैं, हमें तो यही पढ़ाया गया और बिल्कुल, समझाया गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तो उस पर क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, ना सिर्फ जस्टिस काजी फाइज साहब बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि बड़े अपराइट जज हैं और आज तक बड़े हमारे फेवरेट हुआ करते थे कुछ अर्सा कबल तक। अब आकर हाई कोर्ट में थे, बिल्कुल, अब आकर देखें ना, यहाँ पर आकर वो लोग एक मेंटेनेबिलिटी के मामले को जवाज़ बनाकर मेरिट्स को डिस्कस नहीं कर रहे और जो इनडायरेक्टली वो इंतखाबात है उसकी राह में रुकावट बने हुए हैं। उनको भी तो ये सोचना चाहिए ना कि एक मामला, लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसके पास इख्तियार है, चीजें सोल्यूशन की तरफ बिल्कुल मामला हल होने की तरफ जा रहा है, तो आप लोग भी बड़ेपन का मुजाहरा करें। जो जाती इख्तिलाफात हैं, जो आपकी रंजिशें हैं, उनको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर दें। अगर हैं भी तो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। सर पब्लिक तो अब देखें ना कहाँ तक बातें पहुंच चुकी हैं। जी कल की खबरें हमने सुनी थी सारी, वो देखें ना, अब जो जिसकी आज वजाहत भी आई है, वजाहत कम और तस्दीक ज्यादा थी सर मेरी दानिश में। बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जो कुछ 2-3 सेगमेंट्स की तरफ से रिपोर्ट हुआ उसकी तरदीद कर दी गई और जो मेन सेगमेंट में रिपोर्ट की गई चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई हैं उसके ऊपर तो कोई तरदीद नहीं आई। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उसकी भी तरदीद आ जाती ज़्यादा अच्छा था और हमारी ख्वाहिश है, या आप कह सकते हैं कि हम इस तरह के वाक़यात ना ही हुए हों और हम गलत हुए हों, हम गलत साबित हो जाएं, हमारी तो ये ख्वाहिश है। और हम ये चाहते हैं कि जो जजेस हैं वो आपस में बैठें। जो एक चीफ जस्टिस है ना इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, बड़े ही धीमे मिजाज के आदमी हैं और हमेशा वो मसलहत पसंदी के साथ काम करते हैं और टेम्पर लूज भी नहीं करते लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर कि बेशक चीफ जस्टिस इस वक्त हक पर खड़े, आइन के ऊपर अपना जो आप कह सकते हैं उसका अमल दरामद यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब उनकी एक सबसे बड़ी गलती ये हुई है उनसे कि 1-1.5 साल से वो चीफ जस्टिस हैं मगर उन्होंने भी अभी तक एक दफ़ा भी फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जजेस के साथ एक जगह पर, जिससे मैसेज चला जाए कि अंदर कोई दरार नहीं। सर मैसेज जाए ना जाए, कम से कम जो जजेस हैं ना, जब आप उनको मौका देंगे अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार करने को, जो रूल्स की अमेंडमेंट है, ये आपने 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी बेंच, फिर 5 रुकनी बेंच, फिर 3 रुकनी बेंच पे मौके का अभी भी आप कह रहे हैं मौका नहीं सर वो मौका नहीं है। अच्छा, मौका ये होता है कि आप तमाम जजेस को बिठाएं एक जगह पर और वहाँ पर आप एक एजेंडा रखें कि ये मामलात हैं, आप मुझे अपनी सजेशंस दें और मामलात को हल करने की तरफ जाएं। जो रूल्स को अमेंड करने की बात है वो आज काजी फाइज साहब जो कर रहे हैं ना सर, हमें नज़र आ रहा है सिर्फ वो कर रहे हैं। आपको याद होगा माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल भी ये कहते रहे हैं, बिल्कुल तमाम जजेस का ये ख्याल है इफ्तिखार चौधरी के दौर से कि ये जो रूल्स हैं इनको अमेंड होना चाहिए 184(3) के ऊपर। जो चीफ जस्टिस है वो खुद ये बात कह चुके हैं कि 184(3) में बहुत कुछ हो जाता है सही, और अपील नहीं है, 1 महीने का टाइम है और फिर है भी एक बंदा जो चाहे फैसला करे। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर क्या ही अच्छा होता, मेरी कुछ पीटीआई के जो सीनियर वकला हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यार बुनियादी तौर पर तो चीफ जस्टिस को चाहिए था कि आज खुद ही ये जो मामलात हैं ना अपने अदालत के अंदर जो रूल्स हैं अमेंड करना, एक तो इख्तियार या चीफ जस्टिस का अपना है या जजेस का अपना है, फुल कोर्ट बुलाते इन रूल्स को अमेंड करते ना तो आज पार्लियामेंट को मौका ना मिलता इस तरह की कानून साजी करने का और उस पर ऊपर जो अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग करने का एक मौका मिल गया पार्लियामेंट को, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग भी कर रहे हैं। मगर अब जो मामलात हैं आज जो कम से कम कल जो समाअत हुई है चैम्बर के अंदर और उसके बाद आज मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, नज़र यही आ रहा है कि शायद अब मामलात जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं और अब अगर इलेक्शन से फिर जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे तो फिर देखेंगे। चले हमारे दोस्त ईसा नकवी ने शायद खाने की जगह का इंतखाब जो है फ़िलहाल मौखर किया और कहीं और मूव होने लगे हैं तो हमें उनको फॉलो करना है, साथ साथ गुफ्तगू करते हैं और चलते हैं। तो क्या देख रहे हैं मंडे को, कोई पीर के रोज़ जी कोई मेजर डेवलपमेंट क्या होने वाली है जिससे इलेक्शन जो है वो कंफर्म उनका इनकाद होता नज़र आ रहा है? सर मंडे को तो कम से कम मुझे अभी तक समझ यही आ रही है कि हमने वापस जाने में जी बिल्कुल देख के ज़रा ड्राइव कीजिएगा। अभी हमें यही समझ आ रही है कि जो अदालती अहकामात हैं और जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं और फाइनेंस के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी जानिब से कि फ़ंड्स उनको फ्राहम कर दिए जाएंगे और अदालत में एक 1 लाइनर जो जवाब है वो तीनों की जानिब से जमा करवा दिया जाएगा। 2 हैं वज़ारत ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक और ये जवाब जमा करवाएंगे कि हमने फ़ंड्स फ्राहम कर दिए हैं
एक लाइन पर मुश्तमिल, एक सत्र पर मुश्तमिल ये जवाब होगा और इलेक्शन कमीशन का जवाब होगा कि हमें फ़ंड्स मौसूल हो चुके हैं। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फाजल बेंच जो है वो दोबारा से मेरी दानिश में बैठेगा, चैम्बर के अंदर ही, ओपन कोर्ट में हेयरिंग शायद मंडे को भी ना हो, और उस हेयरिंग में एक नया नोटिस शायद जारी हो जाए वजारत दिफा को, और उनके जो आला हुकाम हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के ज़िम्मेदारान हैं उनको अदालत बुलाए और उनसे पूछगछ करे और उनसे ब्रीफिंग लेके क्यों कर वो लोग जो इंतखाबात के लिए पर्सनल हैं, अहलकार हैं सिक्योरिटी, वो प्रोवाइड करने में अभी तक नाकाम हुए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज हमसे बात करने के लिए। इस हवाले से खुशशाइन बात यह भी है कि आर्मी चीफ ने आज जो पार्लियामान की सलामती कमेटी को जो ब्रीफिंग दी, उसमें गुफ्तगू की, उसमें 2 चीज़ें जो काबिल ज़िक्र थी। वो एक ये कि इस मुल्क में ना वसाइल की कमी है, ना इनफरादी क़ुव्वत की, और दूसरा इस मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है। तो लगता है ये इशारा ये जो है कि ये इंतखाबात की तरफ है, उनके इनेकाद की तरफ है। तो चलें, देखते हैं हम भी और आप भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।